फार्माकोलॉजी में हमें स्ट्रांगली जो फोकस करना है ना अपना, वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे करते हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो जनरल फार्माकोलॉजी से, आज हमने कोई ड्रग डिस्कस नहीं करनी। तो ये लेक्चर थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, लेकिन ये बेस है, ठीक है। उसके बाद हम जब ड्रग डिस्कस करने लगेंगे तो इंशाल्लाह मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से सारी चीजें डिस्क्राइब किया करेंगे, एक हर एक ड्रग की। तो इसमें हम आज जो कोशिश करेंगे कि काइनेटिक्स और डायनामिक्स दोनों कवर कर लें, क्योंकि काइनेटिक्स बहुत लेंथी टॉपिक है, और डायनामिक्स भी कोशिश करेंगे साथ कर लें। लेकिन अगर डायनामिक्स रह भी जाता है तो बहुत शॉर्ट सा टॉपिक है, नेक्स्ट लेक्चर में डायनामिक भी कवर कर लेंगे और साथ एएनएस भी स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, तो हम फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है, दो मतलब सिंपल सी डेफिनेशन कंपेयर करने के लिए बताई जाती हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स, ठीक है। तो व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग इज फार्माकोकाइनेटिक्स। जो बॉडी ड्रग के साथ करती है वो फार्माकोकाइनेटिक्स है, ठीक है। और जो ड्रग बॉडी के साथ करती है, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, वो क्या है, फार्माकोडायनामिक है। मतलब अगर किसी ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा, या उसका साइड इफेक्ट होगा, या उसका थेराप्यूटिक इफेक्ट होगा, वो सब के सब फार्माकोडायनामिक्स में आएंगे, ठीक है। और जो चीजें बॉडी करेगी, मतलब बॉडी ड्रग को एब्जॉर्ब, बॉडी ड्रग को एब्जॉर्ब करेगी, बॉडी ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, उसको मेटाबोलाइज करेगी, उसको एक्सक्रीट करेगी, तो ये सब चीजें किसमें आएंगी, फार्माकोकाइनेटिक्स में आएंगी, ठीक है। तो ये फार्माकोडायनामिक और काइनेटिक्स का फर्क है। ये जो हमारे पास फ्लो चार्ट है, इसमें दोनों चीजें मेंशन्ड है, डायनामिक्स प्रोसेसेस भी और फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेसेस भी, ठीक है। तो जो फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेसेस हैं उसमें क्या क्या आता है, एब्जॉर्प्शन, ड्रग एब्जॉर्ब कैसे होती है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती है, वो मेटाबोलाइज कैसे होती है, और उसके बाद लास्ट में वो एक्सक्रीट कैसे करती है। तो ये सारे पार्ट जो हैं काइनेटिक्स में आते हैं, ठीक है। और जो डायनामिक्स के पार्ट हैं वो मैं आपको यहाँ हाईलाइट कर दूं, वो क्या होंगे कि ड्रग का साइट ऑफ एक्शन, ठीक है, उसका रिसेप्टर, और उसी से इसी वजह से उसके क्या होंगे, साइड इफेक्ट और साइड इफेक्ट। तो ये जो दो चीजें हैं ये डायनामिक्स में आती हैं। और बाकी जो चीजें हैं, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करना, मतलब एब्जॉर्प्शन, ये डायनामिक्स का पार्ट है। उसका डिस्ट्रीब्यूट होना, दूसरे टिश्यूज में जाना, वो टिश्यू स्टोरेज, ये डिस्ट्रीब्यूशन है। ड्रग मेटाबॉलिज्म, मेनली जो ऑर्गन है मेटाबोलाइज करने वाला वो लीवर है, तो ड्रग मेटाबॉलिज्म वो भी काइनेटिक्स का पार्ट है। और लास्ट में जो एलिमिनेट करना है हमने, ड्रग को एक्सक्रीट करना है, ड्रग एक्सक्रीशन मेनली रीनल पाथवे से होती है, कुछ ड्रग्स बिलरी एक्सक्रीशन या एक्सलेशन थ्रू लंग्स भी हो सकती है। तो ये काइनेटिक्स और डायनामिक्स में हमें डिस्कस करना है। अब हम एक एक चीज किस तरह होती है, किन फैक्टर पे डिपेंडेंट होती है, किन ड्रग की अब्जॉर्प्शन ज्यादा है, किस रूट की अब्जॉर्प्शन ज्यादा है, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो ये रूट जो डिपेंड करता है वो मतलब इफेक्ट करता है अब्जॉर्प्शन को। जो हम आईवी ड्रग्स देते हैं उनकी अब्जॉर्प्शन ज्यादा होती है, ओरली लेने वाली, पर रेक्टल लेने वाली ड्रग्स की अब्जॉर्प्शन क्या होगी, कम होगी। तो अब्जॉर्प्शन बढ़ने के लिए सबसे पहला जो आपको टर्म पता होनी चाहिए ना, वो क्या है, परमिएशन। परमिएशन एक कंबाइंड टर्म है जो डिफरेंट फैक्टर्स पर बनी है, मतलब मिलके परमिएशन उसको कहते हैं। मतलब सॉल्युबिलिटी, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, सरफेस एरिया, इन सबको अगर आप कंबाइन कर लें किसी भी ड्रग के लिए या किसी भी रूट के लिए, तो उसको क्या कहेंगे, परमिएशन। मतलब ये ड्रग कितनी परमिएबल है पास करने में, ठीक है, डिफ्यूज करने में ये कितनी परमिएबल है। तो जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं उनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है बॉडी में, और जो वाटर सॉल्युबल ड्रग होती हैं या पोलर ड्रग्स होती हैं उनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। तो एक ये डिफरेंस है, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी हमने क्या पढ़ा कि जो लिपिड सॉल्युबल होगा, लिपिड बाइलेयर को इजीली क्रॉस कर लेगा, वो हाईली सॉल्युबल होता है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब ये होता है कि एक तरफ ड्रग की कंसंट्रेशन ज्यादा है और दूसरी तरफ कम है। अगर आप आईवी देते हैं
ठीक है, तो वो पूरे ब्लड में डिफ्यूज कर जाती है जिस पॉइंट से आप देंगे, और फिर ओवरऑल पूरी ब्लड में जो बॉडी में होगा। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सोर्स से सिंक की तरफ होता है, मतलब जहां से आप दे रहे हैं और जिधर कम है। तो डिफ्यूजन जो होती है हमेशा वो डाउन आ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है, जो सिंपल डिफ्यूजन होती है। और जो हमने पढ़ा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, वो क्या है, वो ऑपोजिट होता है, लेकिन वो बहुत कम यूज होता है। असल में हमारे पास जो यूज होता है इसमें, वो सिर्फ डिफ्यूजन यूज होती है, और डिफ्यूजन हमेशा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलाउंग होती है। ये तो जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग होती है, ठीक है। फिर हमारे पास है सरफेस एरिया और वेस्कुलरिटी। ये भी एक थर्ड फैक्टर है कि कौन सी ड्रग कितनी एब्जॉर्ब होगी। जो हमारा जो स्टमक का इन्वायरमेंट है वो एसिडिक इन्वायरमेंट है, जो हमारा ड्यूडेनम से आगे इन्वायरमेंट है, इंटेस्टिनल इन्वायरमेंट, वो क्या है, हमारे पास बेसिक इन्वायरमेंट है। तो कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं, हर ड्रग का अपना पीएच वैल्यू और एक पीके वैल्यू, मतलब उसका एसिडिक कांस्टेंट होता है, ठीक है, कि वो इस वैल्यू पर हाईली सॉल्युबल है। तो जो ड्रग एसिड सॉल्युबल है वो स्टमक में ज्यादा एब्जॉर्ब होंगी, जो बेसिक सॉल्युबल ज्यादा है वो इंटेस्टाइन में ज्यादा एब्जॉर्ब होंगी, ठीक है। सेकंड चीज और, कि हम जो आईवी देंगे, और आईवी और आईएम और सबक्यूटेनियस, ये जो तीन रूट हैं, इसमें आप देखें जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होता है ना, वो ज्यादा, उसमें अब्जॉर्प्शन ज्यादा होती है सबक्यूटेनियस से। क्यों? क्योंकि मस्कुलर ऑर्गन्स की जो वेस्कुलरिटी है वो ज्यादा है सबक्यूटेनियस एरिया से, ठीक है। तो वेस्कुलर एरिया पे भी डिपेंड करता है, सरफेस एरिया और वेस्कुलर और सरफेस एरिया पे भी करता है। सरफेस एरिया की एग्जांपल हमने क्या ली, कि ऐसी ड्रग जो कि एसिड एनवायरनमेंट में अब्जॉर्ब होंगी, उनके पास क्या होगा, सिर्फ स्टमक का एरिया, स्टमक का सरफेस एरिया कम है। और ऐसी ड्रग्स जो इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब होंगी, ठीक है, उनका सरफेस एरिया ज्यादा है, ठीक है। इसी तरह जो हमने वेस्कुलरिटी की ली, कि इंटरमेस्कुलर इंजेक्शन की अब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी और सबक्यूटेनियस इंजेक्शन की अब्जॉर्प्शन कम होगी, तो वो वेस्कुलरिटी पे डिपेंड करता है। अच्छा, तो परमिएशन के तीन फैक्टर हमने पढ़े। सॉल्युबिलिटी, जो ड्रग पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रूट पे डिपेंड करेगा, और सरफेस एरिया और वेस्कुलरिटी भी कुछ मतलब आपके रूट डिपेंडेंट है, और कुछ मतलब ड्रग की प्रॉपर्टीज हैं, कि ये एसिडिक इन्वायरमेंट में अब्जॉर्ब होती हैं, ये बेसिक इन्वायरमेंट में अब्जॉर्ब होती हैं। तो तीन चीजें मिलाकर हमारे पास सॉल्युबिलिटी, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, सरफेस एरिया और वेस्कुलरिटी, ये परमिएशन मतलब डिस्क्राइब करेंगे किसी भी ड्रग की। जो ड्रग जितनी ज्यादा परमेबल होगी, जिसकी परमिएशन जितनी ज्यादा होगी, वो उसकी अब्जॉर्प्शन भी उतनी ज्यादा होगी। अब हमारे पास है आयोनाइजेशन। तो ये आयोनाइजेशन वाला जो मैं आपको बता रहा था, कि जो कुछ ड्रग होंगी जो एसिडिक एनवायरनमेंट में अब्जॉर्ब होती हैं, ठीक है, और कुछ होती हैं जो बेसिक। कुछ ड्रग्स, जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं, तो एस्प्रिन जो है वो वीक एसिड है, ठीक है। और ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जो हम यूज करते हैं साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में, वो भी एसिड्स हैं, ठीक है। और एसिटोअमाइनोफेन जो है वो वीक बेस है। तो मतलब कुछ ड्रग्स होती हैं एसिड्स और कुछ बेस होती हैं। अब हमने ये डिस्कस करना है कि आयोनाइजेशन कैसे अफेक्ट करती है ड्रग की एब्जॉर्प्शन को, ठीक है। तो आप ये देखें, जो एसिड होगा ना, यहाँ हमारे पास हम लाइन ड्रा करेंगे, ये हमारे पास इन्होंने लाइन ड्रा की है, इस पे मैं एक दफा और लाइन ड्रा कर, ठीक है। यहाँ हमारे पास क्या हो रहा है, पीएच आई, ठीक है, पीएच यहाँ कम हो रही है, और इधर पीएच ज्यादा हो रही है, ठीक है। ज्यादा पीएच का मतलब क्या है, इधर इन्वायरमेंट बेसिक है, और इधर इन्वायरमेंट क्या है, एसिडिक है, इधर इन्वायरमेंट एसिडिक है। तो हमने ये लाइन ड्रा की है, एक तरफ लेफ्ट साइड पे एसिडिक इन्वायरमेंट है, और राइट साइड पे हमारे बेसिक इन्वायरमेंट है। अब आप ये देखें, ये फर्ज करें जो हमारे पास वीक एसिड है, इसकी एग्जांपल मैंने आपको क्या दी है, एस्प्रिन, ठीक है। ये हमारे पास जो ब्लू कर्व है ये एस्प्रिन की है, और जो हमारे पास येलो कर्व है ये हमारे पास एसाइटोमिनोफेन के, इसको हम पैरासीटामोल लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास पैरासीटामोल की है, जो कि बेसिक ड्रग है, ठीक है। तो अब आप ये देखें कि एस्प्रिन जो है वो एसिडिक इन्वायरमेंट में वो नॉन आयोनाइज फॉर्म में ज्यादा है, एसिडिक इन्वायरमेंट में वो नॉन आयोनाइज फॉर्म में ज्यादा है, ठीक है। जैसे ही बेसिक इन्वायरमेंट में आती है, राइट साइड की तरफ आती है, तो
उसकी रीनल क्लियरेंस ज्यादा हो जाती है, ठीक है, और एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। नॉन आयोनाइज फॉर्म हमेशा क्या होती हैं, बेटर एब्जॉर्ब्ड होती हैं। ये देखें जो वीक एसिड में है, यहाँ क्या है, इस पे कोई आयन नहीं है, इसमें इस पर कोई आयन या चार्ज नहीं है, ये चार्ज फॉर्म में नहीं है। और ये जो हमारे पास है ये किधर है, चार्ज फॉर्म में। जो चार्ज फॉर्म में होती है ड्रग, वो बेटर क्लियर्ड होती है, ठीक है, मतलब उसकी रीनल एक्सक्रीशन बेटर होगी, लेकिन उसकी एब्जॉर्प्शन कम होगी। और जो ड्रग न्यूट्रल होगी, जैसे इस फॉर्म में ये न्यूट्रल है, तो इस वक्त ये इजीली क्रॉस मेम्ब्रेन एब्जॉर्ब ज्यादा हो जाएगी। तो हमने कहा जो ब्लू कर्व है हमारी, वो एस्पिरिन की कर्व है, जो कि एक वीक एसिड है। तो लेस पीएच पे, ज्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट पे वो क्या रहेगी, न्यूट्रल ही रहेगी। न्यूट्रल ही रहेगी तो ज्यादा एब्जॉर्ब होगी। और बेसिक एनवायरनमेंट पे वो क्या बन जाएगी, आयोनाइज फॉर्म में आ जाएगी। और आयोनाइज फॉर्म में आने की वजह से उसकी एब्जॉर्प्शन कम और क्लियरेंस, रीनल क्लियरेंस ज्यादा, मतलब एक्सक्रीशन जो है वो रीनल से ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब हम सेकंड कर्व को डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो ये येलो कर्व है, ये हमारे पास एसिटोअमाइनोफिन की है, जिसको हम पैरासीटामोल भी कहते हैं। वो एक बेसिक ड्रग है, ठीक है। अब बेसिक ड्रग में क्या है कि बेसिक ड्रग जितना ज्यादा बेसिक एनवायरनमेंट होता है उसमें वो न्यूट्रल रहती है। अब हमारे पास राइट साइड पे क्या था, बेसिक एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये हमारी ड्रग है। ड्रग क्या है, सिर्फ इतनी है, एच आइन को नहीं देखना आपने, H प्लस को नहीं देखना, इतनी ड्रग है और इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो ये बेसिक एनवायरनमेंट में न्यूट्रल है। और एसिडिक एनवायरनमेंट पे इस पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पे था। तो एसिडिक एनवायरनमेंट में एसिडिक ड्रग न्यूट्रल्स होती हैं, और बेसिक एनवायरनमेंट में बेसिक ड्रग न्यूट्रल होती हैं। ये हमारा क्या है, वो जो प्रिंसिपल हमने बनाए हैं इससे डायग्राम से, वो ये है कि एसिडिक एनवायरनमेंट में एसिडिक ड्रग न्यूट्रल रहेंगी, बेसिक एनवायरनमेंट में बेसिक ड्रग न्यूट्रल रहेंगी। और दो प्रिंसिपल आपके सामने हैं इस पे स्लाइड में, कि ओनली द नॉन आयोनाइज्ड, ठीक है, अनचार्ज फॉर्म ऑफ ड्रग क्रॉस बायोमेम्ब्रेन्स, यानी सिर्फ अनचार्ज या नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म जो होती है वो एब्जॉर्ब हो सकती है। आयोनाइज्ड फॉर्म इज बेटर रीनली एक्सक्रीटेड। जो आयोनाइज्ड फॉर्म होगी वो क्या हो जाएगी, रीनल से उसकी एक्सक्रीशन इजीली हो जाएगी, ठीक है, बिकॉज इट इज वाटर सॉल्युबल। तो इस स्लाइड से हमारे पास दो चीजें हमने पढ़ी कि आयोनाइज्ड फॉर्म एब्जॉर्ब होती हैं, नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म एक्सक्रीट होती है। आयोनाइज्ड फॉर्म एब्जॉर्ब और नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म एक्सक्रीट, दो चीजें। और दूसरा हमने क्या पढ़ा कि जो एसिड ड्रग होंगी वो एसिडिक एनवायरनमेंट में न्यूट्रल होंगी या अनआयोनाइज्ड होंगी, और बेसिक ड्रग बेसिक एनवायरनमेंट में अनआयोनाइज्ड होंगी या न्यूट्रल होंगी। जी आपको ये बात समझ लग गई है? मैं एक दफा फिर से रिपीट कर रहा हूँ जो चार बातें आपने स्लाइड से पढ़नी है। पहली, कि नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म एब्जॉर्ब होती है। सेकंड, आयोनाइज्ड फॉर्म एक्सक्रीट ज्यादा इजीली होती है। एसिडिक ड्रग एसिड एनवायरनमेंट में न्यूट्रल रहेंगी या अनआयोनाइज्ड रहेंगी। बेसिक ड्रग बेसिक एनवायरनमेंट में अनआयोनाइज्ड रहेंगी और या न्यूट्रल रहेंगी, ठीक है। तो ये चीजें हमने इससे सीखी। अब हमारे पास है ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ट्रांसपोर्ट का जो पार्ट है वो मतलब एब्जॉर्प्शन में ही आता है, क्योंकि असल एब्जॉर्प्शन का मीनिंग है कि ड्रग का आपके ब्लड तक पहुंच जाना, ठीक है। हम तब कहेंगे एब्जॉर्प्शन जब ड्रग किधर पहुंच गई है, ब्लड में, तो वो एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अच्छा, तो अब हमने क्या पढ़ा था कि ओनली नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म, ठीक है, अंडरगो एक्टिव सेक्रीशन। और ये हम किडनी के उस हिसाब से पढ़ रहे हैं। क्या है ये, अभी ये हमारे पास जो डायग्राम है वो किडनी की है, ठीक है। और किडनी में आपको पता है तीन प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। एक होता है फिल्ट्रेशन, ठीक, और दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन, और तीसरा होता है सेक्रीशन, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन में क्या है, हमने पढ़ना है कौन सी ड्रग फिल्टर्ड होंगी, एब्जॉर्प्शन में कौन सी ड्रग फिल्टर्ड होंगी, और सेक्रीशन में कौन सी ड्रग सेक्रीट होंगी, ठीक है। तो ओनली नॉन आयोनाइज फॉर्म यानी अनचार्ज फॉर्म यानी न्यूट्रल फॉर्म अंडरगो सेक्रीशन
और रीअब्जॉर्प्शन। तो हमने क्या पढ़ा इन तीनों प्रोसेसेस में से कि एब्जॉर्प्शन और सेक्रीशन तो किसकी होगी, न्यूट्रल वाले की, न्यूट्रल ड्रग्स की जिन पर कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है। और फिल्ट्रेशन किसकी होगी, चार्ज वाले की जिस पर चार्ज प्रेजेंट होगा, ठीक है। आयोनाइज फॉर्म आर बेटर्ड फिल्ट्रेट, वो किस में आ जाती हैं, ट्रैप्ड इन फिल्ट्रेट। तो आयोनाइज फॉर्म जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, फिल्टर्ड हो जाती है। एसिडिफिकेशन ऑफ यूरिन से क्या होगा, अच्छा अभी हमने दो बातें पढ़ी हैं, ये जो यूरिन की एसिडिफिकेशन है ये बाद में करते हैं। किडनी के तीन प्रोसेसेस हैं, एब्जॉर्प्शन और सेक्रीशन, न्यूट्रल ड्रग्स की होती है। फिल्ट्रेशन जो है वो चार्ज फॉर्म वाली ड्रग की होती है, ठीक है। उसके बाद हम ये पढ़ रहे हैं कि अगर हम यूरिन को एसिडिफाई कर दें, तो आप सोचें जो एसिडिक ड्रग होगी और अगर उसे यूरिन में एसिडिक एनवायरनमेंट मिला वापस से, तो वो क्या हो जाएगी, फिर से अपनी न्यूट्रल फॉर्म में आ जाएगी। जब वो न्यूट्रल फॉर्म में आ जाएगी, ये हमारी फर्ज करो एस्प्रिन थी जो कि आयोनाइज फॉर्म में थी। अब हमने इसको क्या कर दिया है, यूरिन का इन्वायरमेंट जो हमने वो क्या कर दिया, एसिडिक कर दिया है, एसिडिफिकेशन ऑफ यूरिन। तो एस्प्रिन हमारी किस फॉर्म में आ गई, न्यूट्रल फॉर्म में, ठीक है। तो अब आप ये देखें कि जो आयोनाइज फॉर्म है वो तो क्या हो रही है, एक्सक्रीट, और जो न्यूट्रल फॉर्म है यहाँ से ये देखें, ये न्यूट्रल फॉर्म क्या हो रही है, ये रीअब्जॉर्ब भी हो सकती है, ये सेक्रीट भी हो सकती है। तो यूरिन की एसिडिफिकेशन करने की वजह से सारी की सारी ड्रग्स क्या आ जाएंगी, ब्लड में दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी, ठीक है। और इस ड्रग की जो क्या कहते हैं एक्सक्रीशन है वो कम हो जाएगी। इसी तरह अगर हम कहें कि हमने पैरासीटामोल में एसिडिफिकेशन किया है, तो उसकी एब्जॉर्प्शन को क्या हो गया, हमने रोक दिया है, उसकी एब्जॉर्प्शन को हमने रोक दिया है। क्यों, क्योंकि बेसिक एनवायरनमेंट करने की वजह से वो सारी की सारी क्या हो गई हैं, आयोनाइज फॉर्म में आ गई हैं, और आयोनाइज फॉर्म में क्या होंगी, वो सारी की सारी एक्सक्रीट हो जाएंगी। तो ये इस डायग्राम से अब हम दो रूल बना रहे हैं, ठीक है। पहला है एसिडिफिकेशन ऑफ यूरिन, इसमें क्या लिखा है कि इंक्रीज आयोनाइजेशन ऑफ वीक बेसिस, ठीक है। तो एसिडिफिकेशन से क्या होता है, बेसिक ड्रग्स जो होती हैं वो आयोनाइज फॉर्म में आ जाती हैं, और उनकी एक्सक्रीशन क्या हो जाती है, इंक्रीज रीनल एलिमिनेशन, इंक्रीज रीनल एक्सक्रीशन, ठीक है। तो ये जो है इसमें हमने पढ़ा है। और इसका ऑपोजिट अगर हम करें कि अल्कनाइजेशन ऑफ यूरिन करें, ये स्लाइड आपकी थोड़ी सी मिसप्लेस है, अगर हम अल्कनाइजेशन ऑफ यूरिन करें, ये मैं आपको ऊपर से बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर हम अल्कनाइजेशन ऑफ यूरिन करेंगे, ठीक है, तो फिर क्या होगा, एसिडिक ड्रग जो होगी, ठीक है, उनकी आयोनाइजेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। यूरिन को ज्यादा बेसिक एनवायरनमेंट देने से या उसकी पीएच बढ़ाने से जो एसिडिक ड्रग्स होती हैं उनकी क्या होगी, आयोनाइजेशन बढ़ जाएगी, इंक्रीज आयोनाइजेशन ऑफ एसिडिक ड्रग, ठीक है, एसिडिक ड्रग। ये आपको नीचे नजर नहीं आ रहा तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि इंक्रीज आयोनाइजेशन ऑफ एसिडिक ड्रग्स। तो जब एसिडिक ड्रग आयोनाइज फॉर्म में आ गई हैं, ठीक है, तो फिर क्या होगा, एसिडिक फॉर्म में अगर ड्रग्स आ गई हैं तो उनकी आयोनाइजेशन बढ़ जाएगी, और आयोनाइज फॉर्म क्या होती हैं, बेटर एक्सक्रीटेड होती हैं, और नॉन आयोनाइज फॉर्म रीअब्सॉर्ब हो जाती है। तो यहां तक आपको ये क्लियर है, हमने आयोनाइजेशन और जो ट्रांसपोर्ट किए ये समझने वाले टॉपिक हैं, और ये आगे आपको काम आएंगे। बहुत सारी टॉक्सिसिटी की जो मैनेजमेंट है ना, वो यूरिन को अल्कलाइज करके या एसिडिफाई करके होती है। लाइक अगर ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट आपने ज्यादा ले ली है किसी ने, तो वो एसिडिक है, ठीक है। और एसिडिक को फिर हम क्या, उसमें ट्रीटमेंट क्या है कि NaHCO3 देते हैं, वो क्या करता है, अल्कलाइज कर देता है यूरिन को, और इस तरह जो एसिडिक ड्रग होती है वो आयोनाइज फॉर्म में आ जाती है और वो सारी की सारी एक्सक्रीट हो जाती है। तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट में ये प्रिंसिपल यूज होता है। अच्छा,
अब हमारे पास है मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस अ मेम्ब्रेन। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फिजियो में आपको फर्स्ट लेक्चर में सर हमजा ने बताया था कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या फर्क है। देखें, जो पैसिव डिफ्यूजन होती है हमारे पास, वो क्या होती है, हमेशा डाउन द ग्रेडियंट होती है, एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कैरियर भी नहीं चाहिए होता। वो सिंपली उन्होंने बताया था कि ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, और यहाँ अगर एक ड्रग है, ठीक है, इस वो इजीली बगैर किसी कैरियर के यहाँ आ जाएगी, तो ये क्या है, पैसिव डिफ्यूजन है, ठीक है। और अगर ये ड्रग है और दरमियान में कोई चैनल है, जैसे ये एक चैनल है और ड्रग फिर इसके थ्रू आ रही है, वो अभी भी डाउन द ग्रेडियंट ही, ठीक है, डाउन द ग्रेडियंट ही आ रही है, तो वो अब ये क्या बन गया है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अगर कोई चैनल या कैरियर प्रोटीन यूज हो तो वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, विदाउट किसी प्रोटीन के अगर वो डिफ्यूज कर रहा है तो वो सिंपल डिफ्यूजन। और हमारे पास ये मैं थोड़ा सा इसमें इसलिए बना रहा हूँ कि ऊपर की तरफ हमारे पास सेल के अंदर ज्यादा कंसंट्रेशन है और नीचे कम कंसंट्रेशन है, तो सारी ड्रग किधर मूव कर रही है, डाउन द ग्रेडियंट। और यही चीज अगर हम यहाँ से कहें कि जहाँ कम है ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन कम है, उससे ओपोजिट कोई चीज जा रही है, तो वो क्या यूज करेगी, एनर्जी यूज करेगी, और उसके लिए कैरियर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, मस्ट है, उसके लिए कैरियर मॉलिक्यूल मस्ट है। तो हमारे पास जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो क्या होता है, एक तो अगेंस्ट द ग्रेडियंट होता है, जैसे मैंने लास्ट वाला बनाया जो, और दूसरा उसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट भी मस्ट है, कैरियर भी उसमें मस्ट चाहिए। और जो चीज देखें, अब हमारे पास एक मेम्ब्रेन है, हमारे पास एक मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसमें हमारे पास दो कैरियर ही हैं, जस्ट क्या है, सिर्फ दो कैरियर, एक हमारे पास ये कैरियर मॉलिक्यूल है और दूसरा हमारे पास ये कैरियर मॉलिक्यूल है। तो अगर हमारे पास तीन मॉलिक्यूल होंगे ट्रांसफर करने वाले तो हम तीन नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास दो ही कैरियर मॉलिक्यूल हैं। तो इसमें सेचुरेशन हो सकती है, इसमें सेचुरेशन हो सकती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी, लेकिन जो कि जिसने कैरियर को यूज ही नहीं करना, उसमें सेचुरेशन कभी भी नहीं आती, सेचुरेबल वो नहीं होता। तो पैसिव डिफ्यूजन इस तरह जो है वो सेचुरेबल नहीं है। ये आपको क्लियर हो गया। अच्छा, तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है एब्जॉर्प्शन। अभी तक हमने जो वो पढ़े थे ना फैक्टर, वो एब्जॉर्प्शन के ही पढ़े हैं, परमिएशन भी एब्जॉर्प्शन का था, और जो क्या कहते हैं आयोनाइजेशन और ट्रांसपोर्ट, वो सब चीजें एब्जॉर्प्शन में आती हैं। अब हम जो ड्रग देखें, इस टाइम पे आपने क्या दी है, ड्रग दी है, ऑनसेट ऑफ एक्टिविटी, लैग टाइम क्या है, सबसे पहले हमने ये देखना है कि लैग टाइम क्या है, वो टाइम जिस पर ड्रग देने के बाद उसका एक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और उसका एक्शन कब स्टार्ट होगा, जब वो कहाँ पहुंचेगी, ब्लड में और अपनी टारगेट साइट पे। तो इस पॉइंट पे हमने ड्रग देना स्टार्ट की थी, इस पॉइंट पे पहला जो है वो ब्लड में पहुंचा है, और फिर ब्लड में उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, इधर से ये एब्जॉर्प्शन हो रही है। लेकिन एब्जॉर्प्शन में जो ऑनसेट आएगा ना, वो किस वक्त आएगा, ऑनसेट, ऑनसेट ऑफ एक्टिविटी किस वक्त आएगा, जब वो अपनी मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन पे पहुंच जाएगा, किधर, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन पे पहुंच जाएगा। तो ये वाली जो लाइन है ना वर्टिकल, ये वर्टिकल लाइन जो है, यहाँ ऑनसेट ऑफ एक्शन आता है, ठीक है, उसकी एक्टिविटी स्टार्ट होती है जब वो अपनी मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन पर पहुंच जाता है उसके बाद, ठीक है। और जब तक वो मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन से ऊपर ऊपर रहेगा, यहां से लेके यहां तक, ये इतने टाइम में क्या है हमारे पास, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ठीक। जब उसकी कंसंट्रेशन दोबारा से कम होना शुरू हो गई है, क्योंकि एलिमिनेशन साथ साथ हो रही है, जैसे साथ साथ एब्जॉर्प्शन हो रही है ऐसे साथ साथ एलिमिनेशन भी होती रहती है, ठीक है। तो जब उसकी कंसंट्रेशन दोबारा से मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन से डाउन नीचे आ जाती है, तो एलिमिनेशन, तो फिर क्या होता है, एक्शन रुक जाता है। तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन सिर्फ इस पॉइंट तक है, बाद में ये क्या कहते हैं, एलिमिनेट हो जाएगी। तो इसमें ये है, ये प्लाज्मा लेवल कर्व है, ये कर्व आपको ड्रग की कंसंट्रेशन बता रही है, और ये बता रही है कि उसका ऑनसेट कब हुआ, उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन किस वक्त रहेगा, ठीक है। तो ये है। अब ये जो हमारे पास है जी
मैक्सिमम कंसंट्रेशन, इसकी भी इंपॉर्टेंस है कि हमने जो ड्रग दी है वो मैक्सिमम किस कंसंट्रेशन पे पहुंची है। ये जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन है ना, हर ड्रग की जैसे मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन है, इसी तरह हर ड्रग की मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन भी होती है। तो ये जो कंसंट्रेशन है ये उससे ऊपर नहीं जानी चाहिए या उसको रीच नहीं करनी चाहिए, वरना वो उस ड्रग की टॉक्सिसिटी हो सकती है। जैसे मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन है, ऐसे ही मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन होती है। तो आपकी जो कंसंट्रेशन मैक्सिमम है या कंसंट्रेशन पीक है, वो मैक्सिमम मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन से नीचे होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा। अब जो हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक, बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी भी जो है वो एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब आपने जितनी ड्रग दी उसका कितना परसेंट आपको अवेलेबल हुआ ब्लड के अंदर, इस चीज को हम क्या कहते हैं, बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी इज अ मेजर ऑफ फ्रैक्शन, कितने परसेंट या कितना फ्रैक्शन ऑफ डोज दैट रीच सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, दैट रीच सिस्टमिक सर्कुलेशन। बाय डेफिनेशन अगर हम ब्लड जो डोज है या ड्रग है डायरेक्टली ब्लड में ही दे रहे हैं, इंट्रावेस्कुलरली ही दे रहे हैं, तो जितनी दे रहे हैं उतनी की उतनी ब्लड में पहुंच रही है। तो इसलिए फर्ज करो अगर हमने 5 ml दिया है इंट्रावेस्कुलरली, और 5 ml ही क्योंकि इंट्रावेस्कुलरली दिया तो वो 5 का 5 ही पहुंचेगा, तो बायोअवेलेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1। तो इसलिए इंट्रावेस्कुलर रूट की हमेशा बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। तो हमारे पास ये जो ग्राफ में दिखाया हुआ है कि ये इंट्रावेस्कुलर डोज, ये क्या है, आईवी बोलस। इसमें जैसे जैसे हम देते हैं ड्रग वैसे वो पहुंचती रहती है। और ये हमारे पास एक्स्ट्रा वेस्कुलर डोज है। ठीक है, तो ये ओरल डोज है। अब बायोअवेलेबिलिटी अगर आपको ना दी हो, ठीक है, आपको ये नहीं बताया गया कि आपने कितनी ड्रग दी है, साथ ये बता दिया गया है कि इंट्रावेस्कुलर देने पर इतनी थी, ओरल देने पे बताओ कितनी होगी। ठीक है, तो आप आईवी वाली यूज करके यहाँ 1 लिख के ओरल वाले की निकाल सकते हैं, क्योंकि ये कंफर्म है आपको कि इंट्रावेस्कुलर जो होती है वो बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। और बायोअवेलेबिलिटी को किससे डिनोट करते हैं, इससे एफ से। ठीक है, तो ये हम बायोअवेलेबिलिटी निकाल सकते हैं, इंट्रावेस्कुलर की ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है 1, और जो दूसरे रूट्स होंगे उनकी कम होगी। अब हमारे पास है कि हमने पढ़ा कि आईवी रूट की ज्यादा होती है, ओरली देने से कम होती है। तो वो क्यों होती है ओरली देने से कम, तो उसकी रीजन क्या है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में क्या है, जब हम ओरली एडमिनिस्टर करते हैं ड्रग को, तो ड्रग का पोर्टल सर्कुलेशन में चली जाती है। पोर्टल सर्कुलेशन क्या है, वो पार्ट गट की वो सर्कुलेशन जो कि स्टमक इंटेस्टाइन वगैरह से होकर पहले लीवर पे जाती है, और लीवर से आगे फिर वो हिपैटिक मेंस के थ्रू दोबारा से सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर हो जाती है। तो पोर्टल सर्कुलेशन किसे कहते हैं, कि ये जीआई ट्रैक है हमारा, जीआई ट्रैक के थ्रू पोर्टल वेन के थ्रू वो कहाँ एंटर हो रही है, लीवर में, और लीवर से बाद में वो दोबारा से सिस्टमिक सर्कुलेशन में दोबारा एंटर हो रही है। तो हमारा जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, मेन ऑर्गन लीवर है। क्या है, जो लीवर है वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म करता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ठीक है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कौन करता है, लीवर करता है मेनली। ठीक है, तो पोर्टल सर्कुलेशन से कहां चली जाती है, डिस्ट्रीब्यूटेड टू द लीवर। फॉर सम ड्रग देयर इज रैपिड हिपैटिक मेटाबॉलिज्म, मतलब लीवर उसको मेटाबोलाइज कर देता है और उनकी बायो अवेलेबिलिटी को क्या कम कर देता है, कम कर देता है। तो इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट पास इफेक्ट या फिर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। क्लियर है आपको ये भी, अच्छा जी। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट अब हम एब्जॉर्प्शन कर चुके हैं, तो एब्जॉर्प्शन को मैं थोड़ा सा रिव्यू कर दूं। एब्जॉर्प्शन पहला प्रोसेस है, किसी भी मतलब ड्रग जो दी वो ब्लड में कितना पहुंची है, एब्जॉर्प्शन उसकी कितनी हुई है। उसमें हमने पढ़ा कि एब्जॉर्प्शन डिपेंड करती है परमिएशन पर, परमिएशन फर्दर डिपेंड करती है उसकी सॉल्युबिलिटी पर, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर, सरफेस एरिया और वेस्कुलरिटी। इसकी एग्जांपल मैंने आपको दी डिफरेंशिएट करने की, वो क्या है, सरफेस एरिया आप इंटेस्टाइन और स्टमक का अलग अलग है, वेस्कुलरिटी इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस रूट की अलग अलग है। तो इस तरह ये डिपेंड करती है। फिर हमने आयोनाइज में पढ़ा
कि नॉन आयोनाइज्ड ड्रग एब्जॉर्ब होती है, आयोनाइज्ड ड्रग जो है वो रीनली एक्सक्रीट हो जाती है। एसिडिक ड्रग जो है वो एसिडिक एनवायरनमेंट में न्यूट्रल रहती हैं, बेसिक ड्रग बेसिक एनवायरनमेंट में न्यूट्रल रहती है या अनआयोनाइज्ड रहती है। ट्रांसपोर्ट में हमने पढ़ा कि अगर हम यूरिन को एसिडिफाई कर दें, यूरिन को एसिडिफाई कर दें तो जो बेसिक ड्रग होंगी वो क्या हो जाएंगी, आयोनाइज्ड हो जाएंगी, इस तरह वो एक्सक्रीट हो जाएंगी। और अगर हम यूरिन को अल्कलाइज कर दें, ठीक है, तो एसिडिक ड्रग्स जो होंगी वो आयोनाइज्ड हो जाएंगी और वो फिर एक्सक्रीट हो जाएंगी। फिर हमने मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़े, हमने ये पढ़ा कि सेचुरेशन सिर्फ वहीं होगी जहां कैरियर होगा, जहां सेचुरेशन, जहां कैरियर नहीं होगा वहां सेचुरेशन नहीं हो सकती, क्योंकि उसको फिर कुछ चाहिए ही नहीं। एब्जॉर्प्शन में हमने ये जो कंबाइन करके हमने पढ़ा कि ड्रग का ऑनसेट तब होता है जब वो मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन पर पहुंच जाती है, और उसके बाद से लेकर जब तक वो मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन से ऊपर रहती है जब तक उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रहता है, ठीक है। और आपकी जो मैक्सिमम पीक है वो मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन से कम होनी चाहिए ताकि टॉक्सिक इफेक्ट ना आए। कुछ ड्रग्स हैं जो कि जिनमें आपको ये ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है, उनमें से एक जो मोस्ट मतलब फेमस है वो वारफरिन है। वारफरिन की अगर आपने एक टैबलेट की जगह 2 टैबलेट ले ली हैं तो टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो उसमें मतलब और भी कुछ ऐसे ड्रग हैं जिसमें टॉक्सिसिटी बहुत, मतलब कहने का क्या है कि वारफरिन की जो मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन है और टॉक्सिक कंसंट्रेशन में ज्यादा फर्क नहीं है, तो उनका जो थेराप्यूटिक इंडेक्स होता है ना वो बड़ा कम होता है, थेराप्यूटिक इंडेक्स बहुत कम होता है। फिर हमारे पास है क्या था, बायोअवेलेबिलिटी। हमने कहा कि इंट्रावेनस रूट की बायोअवेलेबिलिटी पूरी है, जैसे हमने अगर 5 ml दिया है तो 5 का 5 ml ब्लड में पहुंच गया है, ठीक है। और अगर ओरली देते हैं तो हमने पढ़ा कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है ड्रग्स का, लीवर में जाती हैं, वहां वो मेटाबोलाइज होती हैं और ओरली बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। अब हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस है कि आपके ब्लड में ड्रग आ गई है लेकिन उसकी टारगेट साइट कहीं और है। फर्ज करें उसकी टारगेट साइट है मसल्स में, उसकी टारगेट साइट है लंग्स में, ठीक है। तो उसने ब्लड से अब अपनी टारगेट साइट पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सिस्टमिक सर्कुलेशन से, सिस्टमिक सर्कुलेशन से ऑर्गन या टिश्यू में जो कि उसका टारगेट होंगे, ठीक है। अंडर नॉर्मल कंडीशन प्रोटीन बाइंडिंग कैपेसिटी जो है वो अगर किसी ड्रग की ज्यादा है, ठीक है। अब हमारे पास, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। ये हमारे पास क्या है, ब्लड वेसल है, ठीक है। ये हमारे पास ब्लड वेसल है और ये हमारे पास एक ड्रग मालिक्यूल है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है जो मैं स्केयर में बना रहा हूँ, ये हमारे पास प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन है। अंडर नॉर्मल कंडीशन प्रोटीन बाइंडिंग कैपेसिटी जो है वो मच लार्जर होती है ड्रग कंसंट्रेशन से। कहने का मतलब कि अगर हम अगर नॉर्मल डोज देते हैं ना 1 mg या 2 mg, ठीक है, तो वो कितनी पहुंचती है, वो ब्लड में फर्ज करें हम कि एक मालिक्यूल पहुंचा है, तो उससे कई ज्यादा उसकी जो बाइंडिंग प्रोटीन है वो प्रेजेंट होती है। जैसे ये इसके साथ बाइंड कर गई है लेकिन हमारे पास बाइंडिंग प्रोटीन अभी भी क्या है, एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो फ्री फ्रैक्शन इज जनरली कांस्टेंट, ठीक है। तो अब जो मतलब ये सारी की सारी प्रोटीन बाइंडिंग जितनी एक्स्ट्रा ड्रग होगी वो किससे बाइंड कर जाएगी, प्रोटीन से बाइंड कर जाएगी। तो बहुत जो फ्री ड्रग होती है, और हमेशा फ्री ड्रग ही क्या होती है, एक्टिव होती है। 2 तरह से ड्रग हो सकती है ब्लड में, एक प्रोटीन बाउंड और एक फ्री। सिर्फ जो फ्री ड्रग है वो एक्टिव होती है, वो एक्शन कर सकती है। जो प्रोटीन बाउंड होती है क्योंकि उसने ब्लड से नहीं निकलना, आपको पता है कि ब्लड से क्या क्या चीजें फ्रीली मूव कर सकती हैं बाहर, ठीक है। जो चीज स्मॉल हो, प्रोटीन क्या होती है, लार्ज होती हैं, तो वो ब्लड वेसल से या कैपिलरी से लीक नहीं होती, नहीं होती। तो अगर कोई ड्रग प्रोटीन बाउंड है तो वो भी किस में रहेगी, ब्लड में ही रहेगी। और अगर वो ब्लड में ही रहेगी तो उसका टारगेट साइट पे पहुंच नहीं पाएगी और वो एक्शन भी नहीं कर पाती। तो सिर्फ जो फ्री फ्रैक्शन होता है वो ही एक्टिव होता है। और ये जो फ्री फ्रैक्शन होता है ये जनरली कांस्टेंट होता है, किस वजह से, क्योंकि हमारे पास लार्ज स्टोर होता है प्रोटीन बाउंड प्रोटीन्स का, ऐसी प्रोटीन्स का जो कि ड्रग से बाइंड करते हैं।
फिर हमारे पास क्या है कि मैनी ड्रग्स बाइंड टू प्लाज्मा प्रोटीन इंक्लूडिंग एल्ब्यूमिन, काफी ड्रग जो हैं वो एल्ब्यूमिन से बाइंड करती हैं, ठीक है, मेनली। और एल्ब्यूमिन जो है वो मेजर ड्रग है, मेजर प्रोटीन है ब्लड में, ठीक है। तो ये देखें, ड्रग है और प्रोटीन। एक्टिव फॉर्म जो है वो जस्ट फ्री फॉर्म है, और अगर ड्रग और प्रोटीन कंबाइन हो जाते हैं, कम्प्लेक्स बन जाता है, जैसे हमने यहाँ बनाए हैं कम्प्लेक्स, तो वो क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि वो ब्लड से जा ही नहीं सकते बाहर, ठीक है। कंपटीशन बिटवीन ड्रग्स फॉर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग साइट में इंक्रीज द फ्री फ्रैक्शन। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास हमने क्या बनाई थी, प्रोटीन बनाई थी। कलर अगर चेंज हो जाएगा तो फिर सही रहेगा। कलर चले इससे बनाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये जो ब्लैक वाली ड्रग है ना, ये हमारे पास फर्ज कर लें आप सल्फोनामाइड है, ठीक है। और हमारे पास अब ये जो ड्रग है ये हमारे पास वारफरीन है। अब इनका वो क्या है असल में, कि ये सेम प्रोटीन से बाइंड करती है, सेम प्रोटीन से बाइंड करती है, सल्फोनामाइड और वारफरीन। तो अगर हम दोनों ड्रग साथ देंगे तो ये एक दूसरे से compete कर सकती हैं कि मैंने बाइंड करना है इससे, और दूसरा कहेगा जी मैंने बाइंड करना है। ये हमारे पास सल्फोनामाइड है, ये हमारे पास क्या है, वारफरीन है, और प्रोटीन हमारे पास एक ही है। तो वो तो इससे बाइंड फर्ज करें हो गई, तो वारफरीन क्या हो जाएगी, डिस्प्लेस हो जाएगी। वारफरीन क्या आ गई है, अब एक्टिव फॉर्म में आ गई है। वारफरीन जब एक्टिव फॉर्म में आ गई है तो इसकी टॉक्सिसिटी बढ़ सकती है, ठीक है। तो ये आपको ख्याल रखना पड़ता है जब आप 2 से 3 ड्रग किसी को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, तो आपने ये देखना है कि इनकी आपस में इंटरेक्शन है या नहीं है, ठीक है। तो कंपटीशन फॉर ड्रग फॉर द सेम प्रोटीन, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, फ्री फ्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, पॉसिबली इनहेंसिंग द इफेक्ट ऑफ ड्रग। तो फिर वारफरीन का इफेक्ट ज्यादा आने लग जाएगा। अब आपको पता है जब भी वारफरीन देते हैं ना, तो हम एक इस डोज में देते हैं कि उसका INR या उसका प्रोथ्रोम्बिन टाइम कांस्टेंट रहे। और अगर आपने साथ सल्फोनामाइड दे दी तो वारफरीन क्या हो गई है, डिस्प्लेस, और वारफरीन अब क्या आ जाएगी, एक्टिव फॉर्म में। तो अब उसका प्रोथ्रोम्बिन टाइम और ज्यादा प्रोलॉन्ग हो जाएगा, INR और ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो पॉसिबली इनहेंसिंग द इफेक्ट ऑफ ड्रग। एग्जाम्पल क्या है, इन्होंने एग्जाम्पल जो दी है वो सल्फोनामाइड और ब्लू रिबिन की दी है न्यूनेट्स में। ब्लू रिबिन आपको पता है कि आरबीसी का प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट, जब उसकी डिग्रेडेशन होती है। तो अगर किसी बच्चे को हम सल्फोनामाइड दे देना, तो उसमें क्या हो जाएगा, फिर सल्फोनामाइड देने की वजह से जो सारे का सारा ब्लू रिबिन है वो क्या हो जाएगा, फ्रीली मूव करने लगेगा, प्रोटीन से हट जाएगा, और वो फिर जाके ब्रेन में डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो सकता है, ये हमारा फर्ज करें ब्रेन है, ठीक है, तो वो यहाँ डिपॉजिट हो जाएगा। और फिर क्या होगा, कर्निक्ट्रस इसको कहते हैं। कर्निक्ट्रस क्या होता है, कर्निक्ट्रस कहते हैं अगर ब्लू रिबिन किधर डिपॉजिट हो जाए, बेसल गैंग्लिया में, ब्रेन में, तो उसको क्या कहते हैं, कर्निक्ट्रस कहते हैं। तो ये उन्होंने एग्जांपल दिया, मैंने आपको जो एग्जांपल दी वो सल्फोनामाइड और वारफरीन की एग्जांपल। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो है कि डिस्ट्रीब्यूशन के, मतलब देखें, बाकी सब ऑर्गन में तो फ्रीली मूव, ड्रग जो है वो फ्रीली मूव कर सकती है, लेकिन आपको पता है 2 जगह, एक हमारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, वहां से काफी सारी चीजें पास नहीं करती। तो ये सिर्फ ओनली परमिएबल है लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स के लिए, ठीक है। जैसे एक होता है डोपामीन और एक होता है लीवोडोपा। तो लीवोडोपा और डोपामीन में से जो लीवोडोपा होता है वो ज्यादा लिपिड सॉल्युबल होता है, तो इसलिए लीवोडोपा देने पर इफेक्ट ज्यादा आता है। अगर आप डोपा देंगे ना, डोपामीन देंगे किसी को डायरेक्टली, तो वो तो ब्रेन तक पहुंच ही नहीं पाएगी, तो वो पार्किंसन में जो उसकी सिम्टम्स हैं, ठीक है, तो वो उसको कैसे क्योर कर पाएगा, वो नहीं क्योर कर पाता। तो पार्किंसनिज्म में हम क्या देते हैं, लीवोडोपा देते हैं, ठीक है। इसी तरह प्लेसेंटा जो है ये भी इसलिए इसमें बैरियर लगाया जाता है ताकि मदर जो ड्रग ले रही है उससे फीटस अफेक्ट ना हो। वो ट्रेटोजेनिक अगर ड्रग ले रही है उससे भी, तो प्लेसेंटा से हो चाहे ब्लड ब्रेन बैरियर से हो, जो डिस्ट्रीब्यूशन है किसी बैरियर को पास करने की एबिलिटी जो है ना, वो 3 चीजों पर डिपेंड करती है। मैं आपको पहला बताता हूँ। पहला है सॉल्युबिलिटी, क्या है, लिपिड सॉल्युबिलिटी और वाटर। तो सॉल्युबिलिटी में क्या है हमारे पास, लिपिड और वाटर, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, साइज,
दूसरा हमारे पास क्या है, साइज। साइज जिसका स्मॉल होगा वो पास कर जाएगा, जिसका लार्ज होगा वो पास नहीं कर पाएगा। और लास्ट हमारे पास क्या है, चार्ज। ठीक है, अगर तो ड्रग चार्ज है तो फिर वो क्रॉस नहीं कर पाएगी, और अगर नॉन चार्ज है तो क्रॉस कर जाएगी। तो इन तीनों में से वो ड्रग जो दो क्राइटेरिया को फिलअप करती है तो वो बैरियर को क्रॉस कर सकती है। ठीक है, जैसे लिथियम है ना, जो लिथियम वो चार्ज है लेकिन उसका साइज बहुत स्मॉल है। ठीक है, तो वो क्रॉस कर जाता है, और इसकी वजह से क्या होती है, लिथियम की वजह से एब्स्टीन एनोमली होती है फीटस में। प्रोपाइल थायोयूरासिल जो है और वर्सेस मेथिमाजोल, जो मेथिमाजोल है वो बहुत ज्यादा हिपैटोटॉक्सिक है, और पीटीयू जो है वो क्या कहते हैं, मतलब इसमें ये भी हिपैटोटॉक्सिक है, लेकिन मेथिमाजोल साथ साथ फीटस को भी इफेक्ट करती है। तो फर्स्ट वीक में हम पीटीयू देते हैं, अगर किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म हो तो उसको फर्स्ट वीक में, मतलब सॉरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पीटीयू देते हैं, देन उसे मेथिमाजोल में सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद उसे मेथिमाजोल देने लगते हैं। क्यों? क्योंकि पहले ट्राइमेस्टर में जितनी ऑर्गेनोजेनेसिस होनी होती है वो कंप्लीट हो गई होती है, तो बाद में इस ड्रग का इफेक्ट नहीं आता। ट्रेटोजेनिक ड्रग्स का इफेक्ट जस्ट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आता है अप टू 12 वीक ऑफ गेस्टेशन। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वो एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। अब एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो आपको बताएगी कि ये ड्रग्स जो है ना आप इतनी ज़्यादा अमाउंट में दे सकते हो, ये टॉक्सिसिटी नहीं कराएगी। ठीक है, तो एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अगर फिजियोलॉजिकल रेंज में हो, फिजियोलॉजिकल रेंज में कहने का मतलब क्या है, हमारा जो ब्लड है वो 5 लीटर है, हमारा जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो बॉडी का 60% बनाता है, तकरीबन 10 to 15 लीटर तक ना, वो कहते हैं कि हमारा जो फ्लूइड है वो फिजियोलॉजिकल कंपार्टमेंट का जो वॉल्यूम है जितनी, वो फिजियोलॉजिकल है। अगर उससे एक्सीड कर जाए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, इससे निकल जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि उसकी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। अगर किसी ड्रग की वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इतनी हो जितनी हमारे किसी फ्लूइड की वॉल्यूम है, जैसे ब्लड की वॉल्यूम 5 लीटर है, ठीक है, इतनी हो, तो उसको हम क्या कहते हैं कि इसकी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम है। इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न ऐसे है, ये देखें, ये हमारे पास क्या है, दोबारा से ब्लड वेसल है। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं कि 5 लीटर जो है ना वो तो हमारा ब्लड की वॉल्यूम है। ठीक है, और हम कह रहे हैं कि अगर किसी ड्रग की वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 5 लीटर है तो हम क्या कहते हैं कि इसकी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम है। क्यों? क्योंकि अगर आप देंगे तो सारी की सारी वो किस में रह रही है, ब्लड में रह रही है, टिश्यू में तो वो जा ही नहीं रही। 5 लीटर वो अकोमोडेट कर सकता है ब्लड। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि फिजियोलॉजिकल रेंज में जितनी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं वो कम होती हैं, और जो पैथोलॉजिकल मतलब बहुत ज़्यादा हो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वो फिजियोलॉजिकल रेंज से बाहर होती है, मतलब 5 लीटर से ज़्यादा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ज़्यादा, तो इस तरह। तो लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वाली ड्रग जो होती हैं वो हमेशा कहाँ रहती हैं, ब्लड में ही रहती हैं। और हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वाली ड्रग, जिनकी ऐसी ड्रग जिनकी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है तो वो टिश्यूज में चली जाती है। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकालते कैसे, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं कि आपने जो डोज एडमिनिस्ट्रेड की है और जीरो टाइम पर, मतलब एडमिनिस्टर करने के बाद आपने देखना है कि इसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन क्या है एट जीरो टाइम। तो जो आएगी, अगर सारी की सारी जो आपने इंट्रावेस्कुलरली मतलब इन्फ्यूज किया, एडमिनिस्टर किया, इंजेक्शन लगाया, और वो सारी की सारी प्लाज्मा में ही है, ठीक है, फर्ज करो हमने 5 लीटर दिया, 5 तो ज़्यादा हो जाएगा, हम ये देखते हैं 5 मिलीलीटर हमने दिया, ठीक है, और सारी की सारी जो ड्रग है कंसंट्रेशन एट जीरो टाइम वो 5 मिलीलीटर ही है, मतलब सारी की सारी ड्रग किधर प्रेजेंट है, ब्लड में ही प्रेजेंट है, तो उसकी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितनी हुई, सिर्फ 1 हुई, तो उसकी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कम है। ठीक है, और ऐसी ड्रग्स जिनकी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होती है तो वो क्या करती हैं, उसमें कंसंट्रेशन एट प्लाज्मा टाइम कम हो जाएगी, मतलब 5 मिलीमीटर देने पर सिर्फ 1 मिलीमीटर जो है, मिलीलीटर जो है, मिलीलीटर वो रहेगी, और बाकी उससे क्या कहेंगे, डिफ्यूज कर जाएगी, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितनी हो जाएगी, 5। तो इस तरह है कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लो होती है, इज लो व्हेन हाई परसेंटेज ऑफ ड्रग इज प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड। ठीक है, देखें जो हमने लास्ट डायग्राम में इसमें हमने बनाया था कि ये हमारी ब्लड वेसल थी, अगर
किसी ड्रग की प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज्यादा है, ठीक है, तो वो किधर रहेगी, ब्लड में ही रहेगी। और ब्लड में ही रहेगी तो आप जितनी मर्जी वॉल्यूम इन्फ्यूज करते हैं सारी की सारी भी ब्लड में ही रहेगी, और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आप क्या आएगी, कम आएगी। आप 10 मिलीलीटर दें, 15 मिलीलीटर दें, जितनी भी आप देंगे वो सारी की सारी ब्लड में ही रहेगी। क्यों? क्योंकि उनकी प्रोटीन बाइंडिंग एबिलिटी ज्यादा है, और प्रोटीन बाइंडिंग अगर एबिलिटी ज्यादा होगी तो वो ब्लड से निकल नहीं सकती। और जब आप डिवाइड करेंगे डोज डिवाइडेड सी नॉट कंसंट्रेशन एट जीरो प्लाज्मा टाइम, तो क्या आएगी, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा लो आएगी। ठीक है, तो ये लिखा है कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज लो व्हेन हाई परसेंटेज ऑफ ड्रग जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड करती हो। ऐसी ड्रग जो प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड करती हैं उनकी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, लो होती है। और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज हाई व्हेन अ हाई परसेंटेज ऑफ अ ड्रग इज बीइंग सिक्वेस्टर्ड, मतलब टिश्यू में जाके डिपॉजिट हो जाना, ठीक है, इन टिश्यूज। तो अगर वो प्रोटीन बाउंड नहीं होगी तो वो फिर क्या होगा, डिफ्यूज कर जाएगा, ठीक है, टिश्यू में आ जाएगा, यहाँ से भी डिफ्यूज कर जाएगा, यहाँ से डिफ्यूज कर जाएगा, तो वो किसमें, टिश्यू में आ गया। अब हमारे पास हमने दी अगर फर्ज करो 10 थी मिलीलीटर, और जीरो टाइम पे सारी की सारी जो है वो सिक्वेस्टेड कर गई है टिश्यूज में, और अब कंसंट्रेशन कितनी है, 1, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितनी हो जाएगी, 10। तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 10 आई, मतलब हाई। और जो हमने पहले किया जिसकी प्रोटीन बाइंडिंग एबिलिटी ज्यादा थी उसमें वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितनी आई थी, 1, तो उसकी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लो थी। ठीक है, तो ये जो है आपके पास वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन था। इसको मैं अब दोबारा से स्लोली रिपीट कर दूं कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करती है डोज डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन एट जीरो टाइम। ऐसी ड्रग्स जिनकी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिनकी प्रोटीन बाइंडिंग एबिलिटी ज़्यादा होती है वो ब्लड में ही रहती हैं, तो उनकी कंसंट्रेशन एट जीरो टाइम भी ज़्यादा होगी। जब आप डोज से डिवाइड करेंगे तो उनकी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम ही आएगी। ठीक है, और ऐसी ड्रग जिनकी प्रोटीन बाइंडिंग एबिलिटी नहीं होती तो वो क्या कर जाती हैं, ब्लड से डिफ्यूज होकर टिश्यू में स्क्वेस्टेड कर जाती हैं, तो फिर कंसंट्रेशन कम हो जाती है और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगी, ज्यादा आएगी। क्लियर है आपको ये? अच्छा जी, अब हमारे पास है टॉपिक नेक्स्ट, रीडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ये हमने फर्ज करें, ये हमने आईवी रूट से ब्लड में एडमिनिस्टर की है ड्रग। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ब्लड है। अब ब्लड हमारे पास, ब्लड में हमारे पास ये ड्रग जो है डी। ठीक है, सबसे पहले ब्लड में आने के बाद वो कहाँ जाएगी, अपनी टारगेट साइट पे। ये एग्जांपल है, जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, ये एनेस्थेटिक्स में ज्यादा होती है। ठीक है, जो एनेस्थेटिक्स होते हैं उनमें ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होती है। अब एनेस्थेटिक्स जैसे प्रोपाफोल है, ठीक है, तो ड्रग डी अगर हमने ब्लड में दी तो सबसे पहले किधर गई, अपने टारगेट साइट पे। टारगेट साइट कहाँ हो गया एनेस्थेटिक ड्रग्स का, सीएनएस, तो ड्रग यहाँ आ गई सबसे पहले। फिर यहाँ तो वो रैपिडली आई, और क्योंकि ये ड्रग लिपिड सॉल्युबल है तो ये एडिपोज टिश्यू में जाके स्लोली स्लोली डिपॉजिट होना शुरू हो गई। फिर क्या होगा कि सीएनएस में जो ड्रग गई थी वो वहां ज्यादा देर रिजाइड नहीं कर सकती, वो अपना एक्शन करेगी, दोबारा से ब्लड में आ गई। और ब्लड में आने के बाद मतलब ब्लड में रही, और एक्स्ट्रा जो रही, एक्स्ट्रा जो अमाउंट थी, ठीक है, ब्लड से वो किधर डिपॉजिट होना शुरू हो गई है, फैट में। अगर इस तरह जो लॉन्ग एक्शन होता है ना, किसी किसी ड्रग का लॉन्ग एक्शन होता है, मतलब 24 और एक्शन है या 12 और एक्शन है, तो उसमें ये डिस्ट्रीब्यूशन का मैकेनिज्म होता है। क्या, जब हम ब्लड में ड्रग पहुंचती है, पहले तो वो अपने रैपिड वहां पहुंच जाती है, जो उसकी रैपिड साइट टारगेट साइट है, वहां वो रैपिडली पहुंच जाएगी, अपनी टारगेट साइट पर वो रैपिडली पहुंच जाएगी। देन वो ऐसे टिश्यू में, लाइक मोस्टली फैट टिश्यूज होते हैं जहाँ ये लिपिड सॉल्युबल ड्रग डिपॉजिट होती हैं, तो वो वहां डिपॉजिट होने लगती है। फिर जैसे जैसे ब्लड की कंसंट्रेशन कम होने लगती है तो वो दोबारा से ब्लड में आना शुरू हो जाती है, फैट से दोबारा से ब्लड में आना शुरू हो जाती है। फर्ज करें हमने 10 मालिक्यूल दिए थे, 10 में से जो
ब्लड हमारा अकोमोडेट कर सकता है, मतलब इसकी जो प्रोटीन बाइंडिंग एबिलिटी है वो क्या है जी, 5 है। कितनी है, 5 है। तो 5 तो ब्लड में रह जाएंगे, बाकी जो है फर्ज करो 4 मॉलिक्यूल उसकी टारगेट साइड पे चले गए, एक मॉलिक्यूल स्लोली डिपॉजिट हो गया फैट में। अब ये 4 में से फर्ज करें एक यूटिलाइज हो गया, 3 वापस ब्लड में आ गए। अब ब्लड में तो ऑलरेडी 5 हैं, 3 और आ गए हैं, 8 हो गए हैं। तो ब्लड की एबिलिटी कितनी थी, सिर्फ 5। तो जो बाकी एक्स्ट्रा अमाउंट होगी वो दोबारा से इसमें प्लस हो गई है, 2 मॉलिक्यूल दोबारा से फिर से आ गए हैं। जैसे ही एक और मॉलिक्यूल ब्लड से अपनी टारगेट साइड पे जाएगा, यहाँ कितने हो जाएंगे, 4। तो इसको दोबारा से फिलअप करने के लिए फैट से एक और इधर एडिशन हो जाएगा। तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन का मैकेनिज्म, ठीक है। मतलब जो ब्लड वॉल्यूम है वो तो कांस्टेंट होती है जितनी उसकी प्रोटीन बाइंडिंग है। एक्स्ट्रा अमाउंट पहले तो जाती है अपनी टारगेट साइड पे, जितनी यूटिलाइज होनी होती है हो जाती है, वापस आकर ब्लड में, और ब्लड से जितनी एक्स्ट्रा होती है वो अपने फैट टिश्यू में डिपॉजिट हो जाती है। ये देखें कि ओरल एडमिनिस्ट्रेशन पर ड्रग्स जो हैं वो एब्जॉर्ब होती हैं पोर्टल सर्कुलेशन में, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं लीवर में, ठीक है। फॉर सम ड्रग देयर रैपिड हेपेटिक मेटाबॉलिज्म होता है, और ये बायोअवेलेबिलिटी वाला है। जो रीडिस्ट्रीब्यूशन वाला है वो मैंने आपको बता दिया है कि ड्रग ब्लड में आएगी, ब्लड से जितनी ब्लड अकोमोडेट कर सकता है एक्स्ट्रा अमाउंट टारगेट साइड पे चली जाएगी, टारगेट साइड से यूटिलाइज होने के बाद दोबारा से ब्लड में आएगी, और ब्लड से एक्स्ट्रा अमाउंट फैट में जाके डिपॉजिट हो जाएगी। अब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। डिस्ट्रीब्यूशन में दो चीजें थी, एक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, और रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। अब हमारे पास है बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन को मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 2 मिनट की ब्रेक है आप लोगों के पास, पूरे 4 बज गए हैं, हमारा एक सेशन हो गया, और उसके बाद हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, मैं अभी आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। आप क्वेश्चन पूछना चाहें तो कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आप लोगों को समझ नहीं आई है।